नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी पीताम्बरा। वासंती। पीला रंग हमेशा से उसे बेहद पसंद रहा है, ऊर्जा से लबरेज, चमक से भरपूर। लेकिन अब वह रंग ही उसे डराता है, उसके पूरे वजूद को चिढ़ाता है। कहने को वह यहाँ एक कॉलेज में प्रोफेसर है, पर लोग अक्सर उससे उसकी शादी नहीं होने का कारण जानना चाहते हैं। इतनी सुंदर और कुंवारी लड़की पर समाज की पैनी निगाहें हमेशा रहती, लेकिन वह जो कुछ झेल चुकी थी उसके बाद कुछ भी बुरा नहीं लगता अब उसे। यादों का पूरा संदूक था उसके पास, अक्सर खंगालती रहती। बचपन की यादें, पापा और माँ की इकलौती संतान, पूरा वात्सल्य उसके हिस्से में ही आया था। लाडली बेटी, वो यादें उसे हंसाती। जवानी का सोंधापन गुदगुदाता, पर साथ ही डरा भी जाता, और वह घबरा कर अपनी यादों के संदूक को खटाक से बंद करना चाहती। लेकिन यादें कौन से ताले में कैद की जा सकती हैं? वो तो जिद्दी मकौड़े की तरह उस ओर ही दौड़ पड़ती हैं जिस तरफ से उसे परे धकेला जाता है। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की अपूर्व सुंदरी बेटी। माँ पापा ने प्यार से नाम रखा अपूर्वा। नाम का पूरा असर न सिर्फ सौंदर्य के मामले में धनी, बल्कि प्रतिभाशाली भी। बड़ी बड़ी पनीली आंखें, आंखों में आत्मविश्वास की चमक और अल्हड़ ऊर्जा से सराबोर जीवन को पूरा पूरा जी लेने को आतुर। अपूर्वा कॉलेज में सबकी चहेती, अपने नाम का परचम कई विधाओं में लहराती। वसंत उत्सव सबसे पसंदीदा त्योहार, क्योंकि कॉलेज में होने वाला कल्चरल प्रोग्राम इसी दिन होता, और प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य को मानो भर भर कर लुटाने को आतुर। ऐसे में अपूर्वा का चंचल मन और भी चंचल हो उठता। कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम में हर साल उनका ग्रुप एक नाटक करता, और हर नाटक की नायिका होती अपूर्वा और नायक होता अनूप, उसका बचपन का दोस्त और साथी। अभिज्ञान शाकुंतलम हो या वसंत सेना, मेघदूत रोमियो जूलियट हो या आर्म्स एंड द मैन, वे मंच पर और असली जीवन में भी एक दूसरे को अपना नायक नायिका मान चुके थे। पूरा ग्रुप सिर्फ कॉलेज में ही नाटक नहीं करता, बल्कि उनकी नुक्कड़ नाटक कंपनी सामाजिक कुरीतियों पर वार करती। जाहिर है अपूर्वा और अनूप यहाँ भी आगे थे। परिवार वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, तो प्रेमी जोड़ों की एक्टिंग करते और साथ साथ जीवन जीने के सपने देखते। हर बसंत पंचमी को दोनों एक दूसरे को पीले सफेद फूलों के गहने और कपड़े देते। साल भर के कई उपहारों से अनोखा होता दोनों के लिए यह दिन। पता नहीं क्या रोमांच था इस दिन के लिए दोनों के मन में। अनूप कभी कभी मजाक में कहता, हम शादी बसंत पंचमी को ही करेंगे और पूरा पूरा डेकोरेशन पीले और सफेद रंग का होगा। माँ सरस्वती की एक बड़ी सी तस्वीर लगाएंगे। वह हंसकर कहती, शादी का मंडप बना रहे हो या मंदिर? वह गंभीर होकर कहता, शादी भी तो एक पवित्र बंधन ही है, बिल्कुल मंदिर सा। मैं तुम्हें पीताम्बरा बुलाया करूंगा। वह अनूप को छेड़ती, हटो, ऐसा लगेगा जैसे तांबे के बर्तन चमकाने वाली पीताम्बरी का नाम ले रहे हो। लो, तुम भी ना मेरे प्रेम में अपनी वैज्ञानिक सोच को क्यों डाल देती हो? वह बनावटी गुस्से से बोलता, फिर छेड़ता बोलता, चलो अप्पू कहा करूंगा। इस पर वह उस पर घूंसों की बारिश कर देती। फूलों के झूलों पर झूले ऐसी ही कई मीठी बातों के साथ दो जोड़ी आंखें आने वाले सुखद समय को निहारती। उस दिन भी बसंत पंचमी थी। माँ ने केसरिया भात बनाया था। वह पीली सलवार कमीज पहन अनूप के लिए केसरिया भात लेकर कॉलेज गई थी। रात को कार्यक्रम खत्म होने में थोड़ा समय ज्यादा हो गया, तो अनूप उसे अपनी गाड़ी पर घर छोड़ने जा रहा था। एक जगह सुनसान रास्ते पर 3 लोगों ने उसकी गाड़ी रुकवा ली। उनका इरादा शायद लूट मार का था, लेकिन अपूर्वा जैसी सुंदरी को देख तीनों के अंदर का जानवर जाग गया, और उनमें से 2 ने अनूप के साथ मारपीट करना शुरू किया और हाथ पैर बांध दिए। फिर जानवरों ने अपूर्वा पर हमला बोल दिया और रोती चीखती चिल्लाती अपूर्वा पर
कोई तरस नहीं आया। अपनी हवस मिटाने के बाद वे तीनों वहां से ऐसे चल दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोती कलपती अपूर्वा बड़ी मुश्किल से अनूप के पास पहुंची। दोनों ने रोते रोते एक दूसरे को सहारा दिया। अपने तार तार हुए पीले आंचल को देख फिर वह बेहोश हो गई। अनूप ने पुलिस को फोन किया और फिर सिलसिला शुरू हुआ अंतहीन पीड़ा का। अपूर्वा स्तब्ध थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो गया है। उसकी चंचलता गहन उदासी में बदल गई थी। पूरा परिवार सदमे में था। पिता चिंतित थे कि अब पुलिस, वकील, मीडिया और पूरा समाज किसे किसे समझाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। अपूर्वा उनका अभिमान थी और वे निश्चय कर चुके थे उसका साथ देने का। इधर अनूप और अपूर्वा की नुक्कड़ नाटक ब्रिगेड तो कुछ और ही सोच रही थी। सुबह होते ही वे दो दो के समूह में बट गए। सबसे पहले वे पुलिस और मीडिया से मिले, उनसे प्रार्थना की कि वे इस केस में इंसानियत दिखाते हुए ही तफ्तीश करें। फिर वे समाज के प्रबुद्धजनों, नेताओं से मिले और उनसे किसी भी आहत करने वाली बयानबाजी और राजनीति न करने की अपील की। फिर वे मुल्ला, मौलवी, पंडित से मिले कि वे समाज में इस तरह की घटना के लिए औरत को दोष देने की मानसिकता पर लगाम लगाने में मदद करें। अपने नुक्कड़ नाटक और सोशल साइट की मदद से उन्होंने समाज में चेतना लाने का काम शुरू किया। घर घर जाकर अपूर्वा के साथ सामान्य व्यवहार करने की गुजारिश की, खासकर औरतों से किसी तरह की गॉसिप न करने और एक औरत के दर्द को समझने की प्रार्थना की। उनकी यह पहल रंग लाई। लोग पीड़ित को कसूरवार ठहराने की अपनी मानसिकता से बाहर आने लगे। किसी ने कहा कि सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग, तो अनूप ने जवाब दिया, क्यों, क्या सोशल मीडिया सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए है? लोग उनकी बात से सहमत नजर आए और सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ इस सामाजिक यज्ञ में आहुति दी। अनूप और उनकी नुक्कड़ नाटक कंपनी ने यह सोच पैदा की कि सामाजिक बुराई समाज की ही कोशिश से दूर हो सकती है। कुछ गुंडा तत्वों ने भद्दे मजाक और अश्लील बातें करने की कोशिश भी की, लेकिन समाज की एकजुटता ने, सामाजिक बहिष्कार के डर ने उनकी बुराई को मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया। समाज की ऐसी एकजुटता देख अपराधियों के हौसले टूट गए, वे पकड़े गए। लेकिन बड़ी बात थी अपूर्वा के विश्वास को लौटाने की। वह आसान नहीं था। बहुत मान मन्नत करने पर वह घर से निकली, डरी सहमी नजरें झुकाए, अपने बैग में जहर की पुड़िया लिए कि न सह पाई तो मर जाएगी। लेकिन वह यह देख हैरान थी कि सब कुछ सामान्य था। पहले जैसा कोई उसे अजीब नजरों से नहीं घूर रहा था। कोई कानाफूसी नहीं है, कोई व्यंग नहीं। आस पड़ोस, दोस्त, शिक्षक सभी सामान्य बने रहे ताकि अपूर्वा को हौसला मिले। अपूर्वा का डर कुछ कम हुआ, वह धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अनूप की युवा ब्रिगेड ने गुपचुप समाज के सभी लोगों को अपूर्वा को संबल देने के लिए धन्यवाद पत्र लिख दिए। लोगों को भी एक अच्छा काम कर आंतरिक खुशी महसूस हो रही थी। तीनों लड़के पकड़े गए, पर केस लंबा चलना था, इसलिए वकील ने भी इंसानियत के साथ ही अपूर्वा की मर्यादा को और चोट न पहुंचाने का संकल्प ले लिया था। कोई भी अपराधियों की मदद नहीं कर रहा था। अपराधी वैसे भी कमजोर मानसिकता के, जल्द ही टूट जाएंगे। लेकिन अपूर्वा अभी संभली नहीं थी। अपनी बेटी की तकलीफ देख पिता ने दूर अनजान जगह पर तबादला करवा लिया। अनूप उससे मिलने आया, बहुत समझाया। कुछ नहीं खोया है तुमने, तुम बहुत बहादुर हो। अपूर्वा ने फफक फफक कर रोते हुए कहा, तुम औरत नहीं हो, न कभी समझ सकते हो कि मैं क्या महसूस कर रही हूं। अनूप, मुझे भूल जाओ। हाँ, मैं मरूंगी नहीं, जीऊंगी, लड़ूंगी, लेकिन अकेले। अब शायद ही मैं प्रेम कर पाऊं किसी से। तुम जाओ, अपनी रिसर्च पूरी करो। वादा करती हूं अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब और क्या नुकसान होगा। जाओ, चले जाओ। कहते हुए उसने अपने कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया। अनूप के लाख मना करने पर भी अपूर्वा उससे नहीं मिली। वह शादी के लिए अभी भी अपने आप को मना नहीं पा रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और जिंदगी भी। अपूर्वा ने अपने माता पिता की खातिर अपने आप को सामान्य करना प्रारंभ किया और माँ पिता ने बेटी की खातिर। वह प्रोफेसर हो गई थी, पुरानी भयावह सच्चाई को पीछे छोड़। लेकिन अब भी बसंत पंचमी का दिन उसके लिए नारकीय यातना देने वाला होता। आखिर इंसान ही तो है
और मन ही तो है। ये यादें अच्छी हों या बुरी, दिल दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देती ही रहती हैं। फिर यह तो ऐसी वेदना थी जो न कही जा सकती थी न सही जा सकती थी। वक्त ने चाहे पीड़ा की तीव्रता कम कर दी हो, पर वह मंजर याद आते ही अपूर्वा का पूरा वजूद, आत्मसम्मान सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता और वह पतझड़ में साख से टूटे पत्ते की तरह दिशाहीन हो भटकने लगती। लगता था जैसे पतझड़ सदा के लिए उस घर में ठहर गया हो। वह किसी बसंत का सामना अब नहीं कर पाती। पीले रंग को देख वह असामान्य होने लगती। माता पिता ने अपने घर से पीले रंग की हर वस्तु हटा दी थी, लेकिन बाहर कहीं पीला रंग दिखते ही अपूर्वा वहां से दूर हो जाती। आज भी बसंत पंचमी थी। माँ ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे कि कहीं से केसरिया भात की खुशबू घर में प्रवेश न कर सके। सभी एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने काम में व्यस्त दिखने और सब कुछ सामान्य है ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जब कभी ऐसा होता तो माँ और पिताजी कुछ ज्यादा ही बोलने लगते, छोटी छोटी बातें उससे करते और वह मन ही मन उनकी बेचारगी पर तरस खाती हुई हूँ हाँ में जवाब देती रहती। जानते सब थे कि सबके अंदर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी और अपूर्वा ने बड़ी उदासीनता से अनमने होकर कि आज और किसे फुर्सत मिल गई, जबकि मैंने आज के दिन किसी से भी मिलने का मना कर रखा है। सोचते सोचते उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। वह वहां खड़ी नहीं रह सकी और रोते हुए दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसके माँ पिताजी ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा तो देखा कि अनूप वहां खड़ा था। वह आश्चर्य से बोले, अनूप, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? समाज में तो तुमने नई सोच का बसंत ला दिया, लेकिन अपूर्वा। कहते कहते वह रो पड़े। उनके चरण स्पर्श कर वह बोला, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं पापा। आपने मुझे पराया कर दिया, लेकिन मैंने नहीं। जब अपूर्वा ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया तो मैं टूट गया, लेकिन फिर मैंने सोचा समय सबसे बड़ा मरहम है। कुछ सालों बाद मैं फिर से उससे मिलूंगा और आज मैं आ गया हूं और अब उसे अपने आप पर और अत्याचार नहीं करने दूंगा। अपूर्वा के पिता ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और भरे गले से बोले, जीते रहो बेटा, और हाथ पकड़कर उसे अपूर्वा के कमरे के बाहर छोड़ आए। माँ ड्राइंग रूम में बैठी सिसक रही थी। अनूप अंदर पहुंचा, देखा सारे खिड़की दरवाजे बंद थे और अपूर्वा फूट फूट कर रो रही थी। अपूर्वा को कंधे से पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा अनूप बोला, देखो अप्पू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अपूर्वा ने देखा पीली साड़ी, पीले फूलों के गहने, लेकिन ये क्या? आज पीला रंग देखकर वह विचलित क्यों नहीं हुई? अनूप ने साड़ी खोल उसे उड़ा दी। अपूर्वा फूट फूट कर रोते हुए अनूप से लिपट गई। अनूप भरे गले से बोला, तुम बहुत बहादुर हो अपूर्वा, तुम मेरे बिना रह सकती हो, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा था ना, हम बसंत पंचमी को शादी करेंगे। हाँ, आज वही दिन है अप्पू। केसरिया भात नहीं खिलाओगी मुझे? तब से अब तक कोई पीली चीज न खाई न पहनी। इस दिन तुम्हारा दिया पहनने की आदत जो है मुझे। फिर उसे अपने से अलग कर एक एक कर सारे दरवाजे खिड़की खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, पतझड़ खत्म हुआ पीताम्बरा, आओ देखो कि इस बार का बसंत कितना सुंदर है। बाहर से आती बासंती गमक मानो अपूर्वा को समझा रही थी कि हवस के घिनौने रंगों ने जो उसका बासंती आंचल मैला कर दिया था, वह आंचल प्रेम का सात्विक स्पर्श पाकर फिर से अपनी पूरी ऊर्जा और चमक के साथ उसके जीवन पर छाने को तत्पर है। दौड़कर वह खिड़की के पास पहुंची और दो जोड़ी आंखों ने ऋतुराज को अपनी वासंती छड़ी से पतझड़ को खदेड़ते देखा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी पीताम्बरा।